जॉनी ने डायना के साथ अपने विचारों को बांटा। यह सही है कि अभी मैं परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रख पा रही हूँ, लेकिन डायना, मेरा एक अनुत्तरित प्रश्न अभी भी यह है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसने यह दुर्घटना होने दिया? काश कि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान पाती। उसे जान लेने से क्या फर्क पड़ता जॉनी? डायना ने प्रति प्रश्न किया। देखो जॉनी, इतना तो निश्चय है कि इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखती हो तो फिर यह सोचकर क्यों व्याकुल होती हो? जिस प्रकार एक पिता अपने नन्हे बच्चे की चिंता करता है, उसी प्रकार वह तुम्हारी भी करता है। वह कभी भी तुम्हारी हानि नहीं करेगा। तब फिर तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए? तुम अभी जो कर रही हो वही करती रहो। तुमने ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को डांट कर भगा दिया, यह कहकर कि मुंह में पेंसिल पकड़कर चित्र रचना करना तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। जब परमेश्वर ही अंतिम विधाता है तो फिर हम इन बातों की खिलाफत क्यों करें? लेकिन मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे इस लकवाग्रस्त जीवन में भी अवश्य कुछ न कुछ उद्देश्य रखता होगा। लेकिन मेरा तो यही विश्वास है कि मेरे हाथ पुनः कार्य करने लगेंगे। फिर मैं क्यों मुंह से यह सब कार्य करूं? यह तो अच्छी बात है यदि तुम्हारे हाथों में पुनः ताकत आ जाए, लेकिन यदि ना आए तो? जॉनी स्तब्ध रह गई। उसने ऐसी किसी संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था, बल्कि यह कहना और भी सच होगा कि वह किसी ऐसी बात के लिए तैयार भी नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उसे स्वस्थ करेगा। पैर यदि ठीक भी ना हो पाए तो कम से कम हाथ काम करने लगेंगे। इंतजार करने के लिए वह तैयार थी। 1 वर्ष, 2 वर्ष, पूरे जीवन भर मैं व्हीलचेयर में रहने के लिए तैयार हूं, बस मेरे हाथ काम करने लग जाए। परमेश्वर, क्या आप मुझे मेरे हाथ वापस नहीं करेंगे? वह सिसकने लगी। जॉनी, अभी हमें भविष्य के प्रति सोच सोचकर व्याकुल नहीं होना है। एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हम परमेश्वर में समर्पित करें। अगले दिन वह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्रिस ब्राउन से मिलकर कुछ न कुछ क्रियात्मक कार्य करने की इच्छा प्रकट की। इस बात से उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। वास्तव में वह भी यह सोचकर परेशान थी कि किस प्रकार पुनः जॉनी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए तैयार किया जाए, किंतु अभी जॉनी स्वयं उनके पास आई है। जॉनी, मेरा काम तुम्हें तैयार करके संसार में भेजना है। तुम भी इस दुनिया का और यहाँ की जनता का एक हिस्सा हो। तुम्हें भी वहां बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम्हें यह प्रशिक्षण आवश्यक है। आप सबसे पहले क्या करने जा रही हैं? जॉनी ने पूछा। मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ, सब कुछ तुम्हें ही करना है। सबसे पहले क्यों ना हम लिखना सीखें? ओके, जॉनी ने अपनी सहमति जताई। क्रिस ने एक विशेष प्रकार का पेंसिल लेकर उसके मुंह में फिट किया। उसने उसे मजबूती के साथ दांतों के बीच में दबा लिया। इतना जोर से दबाकर उसे तोड़ मत देना, क्रिस ने मजाक भरे लहजे से कहा। बस नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसे दांतों से नियंत्रित करना सीखना है, वरना तुम्हारी ठुड्डी की हड्डी में गठान पड़ जाएगी। प्रारंभ में मुंह में दबाकर लिखना बहुत मुश्किल काम था। धीरे धीरे अक्षरों ने आकार लेना प्रारंभ किया। वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही यह सब कुछ कर रही थी। धीरे धीरे अक्षरों को सीखने के बाद उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। जॉनी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत मजा आ रहा था। उसमें जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा हुई। निराशा भरे उबाऊ दिन अब बीत गए थे। क्रिस, डायना और अन्य मित्रों ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। सितंबर माह में जॉनी को एक और शस्त्रक्रिया के लिए दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। सिटी अस्पताल में हुए प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण पुनः एक ऑपरेशन की आवश्यकता आन पड़ी थी। वह अब भी फिजियोथेरेपी के लायक नहीं हुई थी। यह नया अस्पताल जॉनी के घर से मुश्किल से 1 मील की दूरी पर था। घर के पास कुछ दिन व्यतीत करना उसके लिए आनंद की बात थी, लेकिन यह सोचकर उसे दुख भी था कि ऑपरेशन के बाद उसे वापस ग्रीन ओक अस्पताल जाना है। इस नए अस्पताल में इलाज के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाता था। अस्पताल के कर्मचारीगण बहुत सहानुभूतिपूर्वक और विनम्रता के साथ व्यवहार करते थे। उसे बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन सफल रहा। पिछली बार की तरह उसने निराशा के गीत नहीं गाए। उसने शांति के साथ सारी बातों का सामना किया। पुनः बिस्तर पर मुंह जमीन की ओर करके लेटना। 10-15 दिन इसी प्रकार निकल गए, लेकिन इस बार उसने जिम द्वारा दी गई पुस्तकों को पढ़ने के लिए नहीं चुना। इस बार उसका चुनाव मसीही पुस्तकें थी।
C.S. लुइस की वास्तविक मसीहत नामक पुस्तक उसने पढ़ने के लिए चुना। इस पुस्तक ने उसे बहुत अधिक प्रभावित किया। घर के पास होने के कारण बहुत से लोग उसे देखने आते थे। मम्मी, पापा, डायना, डिक। 15 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। बहुत जल्दी जॉनी ग्रीन ओक वापस पहुंची। वहां भी परिस्थितियां बदल चुकी थी। ऑपरेशन सफल रहने के कारण उसे एक व्हीलचेयर इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। उसे तो मानो सारे जहां की खुशी मिल गई। 1.5 साल बिस्तर पर रहने के बाद थोड़ा बदलाव, उसे फिजियोथेरापी करने के अधिक अवसर मिले। इस बात ने भी उसे बहुत खुशी दी। उसकी खुशी का एक और कारण था, मरीजों का वहां से अच्छा होकर जाना। जॉनी के कुछ मित्र इलाज पूरा करके वापस चले गए थे। इस बात ने जॉनी को भी उम्मीद दिया, कभी न कभी मैं भी अस्पताल से घर जा सकूंगी। एक दिन क्रिस ब्राउन ने उससे कहा, अब तुमने लिखना सीख लिया है, अब तुम हाथ से लिखने वालों से भी अच्छा लिख लेती हो। क्यों ना अब तुम चित्र रचना की ओर ध्यान दो, वैसे भी तुम चित्रकारी करती भी थी। लेकिन उस समय मेरे पास हाथ थे। या कोई खास बात नहीं है, कला हाथों में नहीं मन और हृदय में होता है। हाथ तो माध्यम मात्र है। जिसके पास कला है उसे हाथों की आवश्यकता ही नहीं है। क्रिस ने उसे प्रोत्साहित किया। जॉनी ने क्रिस की सलाह को मानने का निर्णय लिया। उसने मन में एक दृश्य की कल्पना की। सामने दीवार पर चिपके कैनवास पर उसने अपनी कल्पना को उतारना प्रारंभ किया। पहाड़, नदी, पेड़, घाटी, धीरे धीरे कैनवास पर चित्र उभरने लगे। अंत में कैनवास पर पहाड़ और घाटियों की पृष्ठभूमि में तीव्र गति से आ रहा एक घुड़सवार प्रकट हुआ। जॉनी ने आश्चर्य के साथ अपने बनाए चित्र की ओर देखा। जॉनी को विश्वास नहीं हुआ कि यह उसी की कृति है। जॉनी, तुम्हें चित्रकारी को ही अपना जीवनचर्या के रूप में चुनना चाहिए। आश्चर्य के साथ चित्र की ओर देखते हुए क्रिस ने कहा। जॉनी के बनाए चित्र को देखकर क्रिस को सुखद आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मेरे हाथ। जॉनी, मैंने कहा ना, कला हाथों में नहीं दिल में होती है। बाद के दिनों में जॉनी कला को ही पूजा मानकर चित्र बनाती रही। इस दौरान वह आत्मिक रूप से भी बढ़ती रही। उसके मन का बैर भाव बुझ गया। उसने अपने पिछले दिनों का विश्लेषण किया कि कैसे जिम ने कहा था उन दिनों में उसके पास विशेष रूप से करने के लिए कुछ नहीं था। खाना पीना, सोते रहना, बस। इसके अलावा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका जीवन एक लक्ष्य रहित जीवन था। अच्छे से अच्छा स्वस्थ व्यक्ति के पास भी यदि करने के लिए कुछ ना हो तो वह लक्ष्य रहित जीवन व्यतीत करने लगता है। मसीही पुस्तकों ने उसे कार्ल मार्क्स, कामू जैसे नास्तिकवादी पुस्तकों से मुक्ति दिलाई। उसे ऐसा लगा मानो धुएं की गर्द से बाहर निकलकर शुद्ध वायु में सांस ले रही हो। फ्रांसिस शेयर, C.S. लुइस जैसे लेखकों की पुस्तकें उसे परमेश्वर के वचन की गहराइयों में ले गई। एक रात उसे एक विशेष अनुभव हुआ। वो पिछले 1.5 वर्ष में भोगी हुई यातनाओं के बारे में सोचने लगी। कैसी कैसी यातनाएं, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, अकेलेपन का अनुभव। अब भी पीड़ा कुछ कम नहीं है। उसे रोने की इच्छा हुई, लेकिन यदि मैं रोऊंगी तो मेरा नाक भर आएगा। मैं अपनी नाक कैसे पोंछूंगी? कौन मेरे आंसुओं को पोंछेगा? रात्रि की गहन नीरवता में अपने पलंग के समीप उसने यीशु का दर्शन किया। यीशु की गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जॉनी, तू क्यों खेदित है? मैं सदा तक तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है कि तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया। फिर मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़ कैसे दूंगा? क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारी स्थिति से अनजान हूं? कुछ समय के लिए जॉनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यीशु मेरी अवस्था को जानता है? वह कब ऐसी परिस्थिति से गुजरा? सहसा उसे स्मरण हो गया, क्रूस पर। हाँ, क्रूस पर ही तो वह ऐसी अवस्था में पड़ा रहा, असहाय, प्यासा, मृत्यु का इंतजार करता हुआ। यीशु के लिए मेरी अवस्था अपरिचित नहीं है। यीशु के साथ साक्षात्कार उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। दुर्घटना से पहले उसने कभी भी यीशु की आवश्यकता महसूस नहीं की थी, लेकिन इस घटना के बाद से उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आ गया। उसके दुख और मानसिक व्यथा के स्थान पर आशा ने घर कर लिया। वह प्रसन्न रहने लगी। जॉनी की बहन जय, जो अपने दाम्पत्य संबंध में दरार की पीड़ा झेल रही थी, उसके लिए जॉनी का नया अनुभव नई आशा का संचार करने वाला बना। इस प्रकार जॉनी ने न केवल आशा पाई बल्कि आशा देने वाली भी बनी। अध्याय 5। जॉनी की प्रथम विमान यात्रा उसके गृह नगर से 3018 मील। यह एक उम्मीद की यात्रा भी थी। बाल्टीमोर के कड़क ठंड को पीछे छोड़कर
लॉस एंजलिस की गर्मी में वे पहुंचे। अस्पताल में रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर उसके मम्मी पापा बाल्टीमोर लौट गए। जय और उसका बेटा के उसकी सेवा करने के लिए लॉस एंजलिस में ही रह गए। उनके रहने के लिए अस्पताल के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया गया था। लगभग एक सप्ताह बाद अस्पताल के बरामदे में कुछ चिर परिचित आवाज सुनकर वह दरवाजे की ओर देखी। उसे आश्चर्य में डालते हुए डायना, डिक्की और जैकी ने कमरे में प्रवेश किया। यह एक अप्रतीक्षित घटना थी। ला 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 गीत गाते हुए डायना जॉनी के गले से लिपट पड़ी। अरे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, आनंद से भरी जॉनी ने कहा। बस हम चले आए। डिक पास आकर अपने हाथों में जॉनी के हाथ को लिया। खुश? जैकी ने पूछा। ओह, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जॉनी को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह दूरी हमने बदल बदल कर गाड़ी चला चला कर तय किया है, डायना ने कहा। बिना रुके? तभी तो हमारे कपड़े इतने मैले हैं, डिक ने कहा। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिलने के आनंद में जैकी ने उसके चेहरे से नजर नहीं हटाई। नेवेडा में पेट्रोल भरने के लिए एक बार कार रोकी थी, उसके बाद यहाँ आकर हमने इंजन ऑफ किया है। मुलाकात का समय समाप्त होने से पहले हम यहाँ पहुंचना चाहते थे। अंतिम 50 मील तो कार हवा से बातें कर रही थी। लगता था कि हम कार में नहीं हवाई जहाज में बैठे हैं। तुम लोग असाधारण हो, जो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। अस्पताल का कोई कर्मचारी मुलाकातियों को बाहर निकालने नहीं आया। देर रात तक वे हालचाल पूछते रहे। उनके ठहाके वहां गूंजते रहे। जय उन्हें अपने किराए के कमरे में ले गई। वे कुछ दिन लॉस एंजलिस में रुकने की तैयारी से आए थे। इस बात ने जॉनी को एक उत्साह दिया। रांचो में जॉनी का नया डॉक्टर एक सरल और नए तरीके सीखा हुआ युवक था। कल मेरे दोस्तों ने जब मेरे कमरे में हल्ला मचाया तब आपने उन्हें नहीं भगाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ डॉक्टर। अगले दिन डॉक्टर के आने पर जॉनी ने उनसे कहा, अरे इसमें धन्यवाद कैसा जॉनी? यहाँ कोई भी तुम्हारे मित्र को भगाने के लिए नहीं आएगा। और तो और हम तो यही चाहते हैं कि वे जब भी समय मिले तुमसे आकर मिले। जॉनी ने अविश्वास के साथ डॉक्टर की ओर देखा। सिटी अस्पताल का 5 मिनट वाला नियम और ग्रीन ओक के अनुभव को उसने याद किया। ग्रीन ओक में मुलाकात का समय समाप्त होने पर मुलाकातियों को बाहर कर दिया जाता था। जॉनी न केवल वे तुमसे आकर मिले बल्कि यह भी जाकर देखे कि तुम यहाँ क्या करती हो, मसलन तुम्हारी फिजियोथेरापी प्रशिक्षण आदि को। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? फिजियोथेरापी के कमरे में क्या मेरे दोस्तों को आने देंगे? जॉनी के चेहरे में अविश्वास ही छाया था। जॉनी को अपनी आंखों के सामने ग्रीन ओक की पीटी कक्ष के बाहर टंगे अंदर आना मना है का बोर्ड दिखाई दिया। बिल्कुल सही जॉनी, उन्हें ये सब देखने दो। तुम्हारे प्रशिक्षण का तरीका यदि वे देख ले तो तुम्हें इस अस्पताल में अधिक दिनों तक रहने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या तुम्हें जल्दी घर नहीं जाना है? डॉक्टर का प्रश्न जॉनी को आश्चर्य में डाल दिया। अविश्वास के साथ उसने पूछा, घर जाना है? क्या मैं आजकल में घर जा सकती हूँ? हाँ, लगभग 3 महीने के अंदर। ऐसे एक उत्तर की जॉनी ने उम्मीद नहीं की थी। घर जाना, वो भी कुछ दिनों के बाद। उसने सोचना बंद कर दिया था। सच कहें तो उसने ऐसी उम्मीद छोड़ ही दी थी। यह अस्पताल कितना अलग है। सिटी अस्पताल में किसी ने यह नहीं बताया कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है। वहां तो महीनों भर बाद पता चला कि उसकी बीमारी शाश्वत है। ग्रीन ओक में उससे उसके स्वास्थ्य में आ रहे सुधार, वास्तव में अगर ऐसा कुछ हो तो उसके विषय में भी कभी किसी ने नहीं बात की। कोई उससे बात ही नहीं करता था। वे जैसे मांग करते, रोगी उसका पालन करते, चाबी भरे खिलौने के समान। ग्रीन ओक में कभी किसी ने घर जाने के विषय में परवाह ही नहीं किया। ये उम्मीद भी लगभग समाप्त हो गई थी कि उसे कभी घर जाने को मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर घर जा पाओगी। बाल्टीमोर से आए दोस्तों ने विदा लेना चाहा। जॉनी के स्वास्थ्य में सुधार ने उन्हें काफी आनंदित किया था। एकांत पाकर डिक जॉनी से मिला। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार करते हुए उसने कहा, जॉनी तुम अच्छी हो जाओगी, हम एक साथ जिएंगे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें थी। डिकी, मैं भी यही चाहती हूँ, परमेश्वर सहायता करे। जॉनी इतना ही कह सकी।